आज हम करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आफ्टर 1996। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती है उसका प्रोसीजर क्या है। उसमें ये होता है कि जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती है तो इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स और सेकेंडर्स नॉमिनेट करते हैं किसी मेंबर को। तो ये जो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स की नंबर्स हैं वो 10 to 50 मेंबर्स इंक्रीज किए गए हैं बाय द अमेंडमेंट प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1997 के थ्रू। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के लिए 10 to 50 10 से 50 मेंबर्स इंक्रीज किए गए। पहले 10 मेंबर्स प्रपोजर और सेकेंडर्स होते थे, अब 50 इनकी नंबर 50 कर दी गई है। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए पहले 5 मेंबर्स प्रपोजर और सेकेंडर्स होते थे, अब ये 20 कर दिए गए हैं। तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो इनको करना पड़ता है वो इंक्रीज कर दी गई है 2500 से 15,000 तक। और ये सब कुछ हुआ है बाय द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1997 के थ्रू। अब है रिक्विजिशन ऑफ स्टार्ट ऑफ इलेक्शन ड्यूटी। इस पॉइंट में हम ये बताएंगे कि एक प्रोविजन बनाई गई इन 1998 बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट 1998 के थ्रू ये प्रोविजन आई, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटी, नेशनलाइज्ड बैंक, यूनिवर्सिटी, LIC, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है ऑन इलेक्शन ड्यूटी। थर्ड पॉइंट ये है कि वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। अब पोस्टल बैलेट में क्या, 1999 में बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट 1999 के थ्रू पोस्टल बैलेट के थ्रू जो वोटिंग होती है उसमें सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्संस को वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। तो इसमें इन 1999 बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट 1999 में ये क्या हुआ कि सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्संस को एग्जेम्प्ट किया गया ताकि वो पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वोटिंग कर पाए। तो इनमें जो फिजिकली चैलेंज है या फिर ओल्ड एज पीपल है या फिर जैसे कोरोना की वो आया था, टाइम आया था, तो जो लोग क्वारंटाइन थे तो उनको ये एग्जेम्पशन मिली कि वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग कर सकते हैं। दीज क्लास ऑफ पर्सन्स कैन बी नोटिफाइड। ये नोटिफाइड होता है, इलेक्शन कमीशन ये क्लास को नोटिफाई करती है गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के बाद। फैसिलिटी टू ऑप्ट थ्रू प्रॉक्सी। इसका मतलब यह है कि इन 2003 बाय इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2003 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन अमेंडमेंट रूल्स 2003 में एक फैसिलिटी दी गई टू ऑप्ट थ्रू प्रॉक्सी। और ये किस क्लास को दी गई, जिसमें जैसे आर्मी ऑफिसर्स हैं, ऐसी जो क्लास ऑफ एम्प्लॉयज हैं जिनको छुट्टी नहीं मिल सकती तो वो प्रॉक्सी के थ्रू अपनी वोटिंग कर सकते थे। तो उनको दे हैव अपॉइंटेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो ये प्रॉक्सी जो देते थे वो कौन कौन दे सकता था? अच्छा, अब ये कि प्रॉक्सी वोटिंग होती क्या है? प्रॉक्सी वोटिंग ये होती है कि जैसे कोई एम्प्लॉयज है जो आ नहीं सकते वोटिंग के लिए पोल्स में, तो उनकी जगह पे कोई और वोटिंग कर सके इंटाइटल्ड, तो उनको वो वोटिंग कर सकते हैं उस बंदे की जगह पे, उसको प्रॉक्सी वोटिंग बोली जाती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो बंदा नहीं आ सकता वोटिंग के लिए, दे हैव टू अपॉइंट प्रॉक्सी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड इंटीमेट द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी। जैसे कोई आर्मी ऑफिसर है, उसको छुट्टी नहीं मिली या कोई भी रीजन से वो नहीं आ सकता, जैसे हमने पिछले एक पॉइंट में पढ़ा था कि वो छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि सब्सटेंशियल वर्क होता है उनका ऑफिस में, तो जिससे उनके काम अफेक्ट होता है। तो ऐसे कंडीशंस में प्रॉक्सी वोटिंग की प्रोविजन है, लेकिन उनको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है और ये इंटीमेट करना पड़ता है कंस्टिट्यूएंसी के
रिटर्निंग ऑफिसर को कि वो प्रॉक्सी वोटिंग करवा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम बताएंगे डेक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, असेट्स एटसेट्रा बाय द कैंडिडेट। In 2013, Election Commission required the candidates of the election of Parliament or State Legislature। अब ये इलेक्शन कमिश्नर रिक्वायर करेगा कैंडिडेट्स को। अब कैंडिडेट्स कौन से? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए, कि वो फर्निश करे, अपनी इंफॉर्मेशन दे इन रिगार्ड टू उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड और नॉमिनेशन पेपर, और इंफॉर्मेशन देंगे कि वो किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हुए हैं, इक्विट हुए हैं या डिस्चार्ज हुए हैं पास्ट में, और वेदर दे आर, या फिर वो किसी ऑफेंस में इम्प्रिजन्ड हुए हैं या उनको फाइन किया गया था किसी में, और 6 महीने ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन से 6 महीने पहले क्या वो एक्यूज्ड थे किसी पेंडिंग केस में, या फिर किसी ऐसी ऑफेंस में जो पनिशेबल है 2 साल या उससे ज़्यादा, जिसमें या तो चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था जो कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुकी है उस चीज़ का। इन चीज़ों की सारी इंफॉर्मेशन वो नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर करेगा। अब ये कॉग्निजेंस लेने का मतलब होता है कि जैसे हमने पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी, तो जब वो जुडिशियल इंक्वायरी होती है, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट या फिर एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड, वो क्रिमिनल और पुलिस रिपोर्ट केसेस का अलग अलग प्रोसीजर है, तो उसके बाद वो जो जुडिशियल नोटिस लेता है जज चार्ज शीट फाइल करने के लिए, उसको कॉग्निजेंस बोलते हैं। असेट्स, और इसमें कैंडिडेट क्या करेगा, वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस एटसेट्रा का डिटेल देगा। किस किस का डिटेल देगा? अपने खुद का, अपने स्पाउस का और अपने डिपेंडेंट्स का, जो उस पर डिपेंडेंट है, जैसे उसके बच्चे हो गए या कुछ भी। फिर 4th पॉइंट में लाइबिलिटी। अब वो ये भी शो करेगा कि वो लाइबल तो नहीं है ड्यू टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट ड्यूज, तो नहीं उसके कोई रहते। एक इसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट भी देनी पड़ेगी, उसको अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन करनी पड़ती है। अगर वो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने पीछे पढ़ी है सेट्स को लेके, अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेके, अगर वो कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन फॉल्स देता है किसी एफिड में, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इलेक्टोरल ऑफेंस। 7th पॉइंट है चेंजेस इन राज्यसभा इलेक्शंस। इन 2003 बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट 2003 में एक अमेंडमेंट लाई गई जिसमें राज्यसभा इलेक्शंस में कुछ चेंजेस किए गए। तो वो चेंजेस क्या थे कि पहले ये होता था कि राज्यसभा कैंडिडेट के नॉमिनेशन के लिए जो कैंडिडेट नॉमिनेट हो रहा होता था उसका डोमिसाइल और रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए था जिस जगह पे वो कॉन्टेस्ट कर रहा है। प्रायोर ये होता था कि प्रायोर टू दिस कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू बी एन इलेक्टर इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही इज इलेक्टेड। अब उसके बाद 2003 में ये चेंजेस लाए गए कि इट इज सफिशिएंट, ये सिर्फ सफिशिएंट था कि वो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का डोमिसाइल है उसके पास या रेजिडेंस सर्टिफिकेट है। फिर 2nd पॉइंट है कि इंट्रोड्यूस ओपन बैलेट सिस्टम इंस्टेड ऑफ सीक्रेट बैलेट। अभी राज्यसभा, ये आपको नोटिस में रखना है कि ये जो चेंजेस हैं ये सारे राज्यसभा इलेक्शंस के हैं। तो इन्होंने पहले क्या होता था, सीक्रेट बैलेट सिस्टम के थ्रू वोटिंग होती थी राज्यसभा कैंडिडेट के लिए, इलेक्शंस के लिए। लेकिन फिर 2003 में ओपन बैलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मेन पर्पस था टू कर्ब क्रॉस वोटिंग एंड कि ताकि मनी पावर यूज ना की जाए ड्यूरिंग राज्यसभा इलेक्शन। अंडर दिस, अब ये ओपन बैलेट सिस्टम में होता क्या है, इन राज्यसभा इलेक्शंस इलेक्टर बिलोंगिंग टू पॉलिटिकल पार्टी,
जो इलेक्ट करते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो बिलोंग करते हैं, जैसे सपोज हमने राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, जो वोटिंग करते हैं, जो वोट डालते हैं, वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो उनको हैज टू शो बैलेट पेपर आफ्टर मेकिंग हर और हिज वोट टू अ नॉमिनेटेड एजेंट ऑफ, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट कर रहे हैं उनको अपना वोट शो करना पड़ेगा उस कैंडिडेट के नॉमिनेटेड एजेंट को। 8th पॉइंट में ये है कि एग्जेम्पशन ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, ये 2002 बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये अमेंडमेंट की गई कि जो कैंपेनिंग के टाइम जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होते थे वो इन्होंने इनके खर्चों में से, क्योंकि इनको एक अप्रूव किया जाता है कि कोई भी पार्टी मतलब इलेक्शंस के टाइम पे एक्सपेंसेस इतने आप कर सकते हो, तो उनमें से जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे वो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। 9th पॉइंट है फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एक्सेट्रा in 2003 by election and other related laws amendment act 2003 गवर्नमेंट सप्लाई करती है फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स मीन्स वोटिंग जो वोटर्स की लिस्ट है वो वाली, एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल कैंडिडेट को ऑफ रिकग्नाइज्ड पार्टी। कौन कौन से इलेक्शंस में? लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में। और वो पॉइंट था जिसमें गवर्नमेंट सप्लाई करेगी ये मटेरियल, और इलेक्शन कमिश्नर की भी ड्यूटी है स्पेसिफाइड आइटम्स वोटर्स को और कैंडिडेट्स को इन कंसिक्वेंसेस वो सप्लाई करेगा। 10th पॉइंट में करेंगे जो पार्टीज हैं वो इंटाइटल टू एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर जब हम कैंपेनिंग करते हैं उसमें खर्चा बहुत आता है, तो एक पार्टी के पास उतना पैसा तो हो नहीं सकता, तो ये प्रोविजन है कि आपको कोई फंडिंग कर सकता है। तो ये जो फंडिंग है ये किस अमाउंट तक वैलिड थी? 2003 में बाई इलेक्शन एंड अदर रिलेटेड लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2003 में पार्टीज इंटाइटल मीन्स उनको हक है कि वो एक्सेप्ट कर सके फंडिंग। कहां से फंडिंग वो एक्सेप्ट करते हैं जो वैलिड है? पर्सन्स और कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। कोई भी प्राइवेट पर्सन या फिर प्राइवेट कंपनी से तो वैलिड है ऐसी फंडिंग, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनसे नहीं है, वहां से आप फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग एक्सेप्ट नहीं करती। और इन्होंने अमाउंट कितनी बोली है कि वो कितनी फंडिंग एक्सेप्ट करते हैं। एक बंदा 20,000 से कम या 20,000 तक अमाउंट वैलिड है फंडिंग के लिए। अगर वो 20,000 से ज्यादा की फंडिंग करते हैं तो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है इलेक्शन कमिश्नर को कि हमने 20,000 से ज्यादा फंडिंग की है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अब 11th पॉइंट है कि अलोकेशन ऑफ टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन 2003 बाय इलेक्शन एंड अदर रिलेटेड लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2003। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कैंपेनिंग का डिफरेंट मोड्स होते हैं, तो उनमें एक मोड है कि मीडिया भी आपकी कैंपेनिंग में हेल्प करता है, आपको पब्लिसाइज करता है, प्रोपोगेट करता है आपके एजेंडे को। तो वहां पे इलेक्शन कमिश्नर है जो इक्वल टाइम अलोकेट करेगा, जो केबल नेटवर्किंग है या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ताकि ये जो सोर्सेज है, ये जो मीडिया है वो डिस्प्ले और प्रोपोगेट करे एनी मैटर और टू एड्रेस करे, जैसे मैनिफेस्टोज है इनको प्रोपोगेट करे या फिर पब्लिसाइज करे। ये सारे काम के लिए जो इलेक्शन कमिश्नर है वो टाइम अलोकेट करता है डिफरेंट एजेंसीज को, डिफरेंट मीडिया को। और ये जो टाइम अलोकेशन होती है ये बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी पे होती है कि पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ पार्टी क्या रही है, उसके बेसिस पे अलोकेशन ऑफ टाइम इलेक्शन कमिश्नर देता है।
इंट्रोडक्शन ऑफ, अब नेक्स्ट पॉइंट है 12th पॉइंट कि इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेल साइनेज फीचर। अब ये है क्या, इसमें ये होता है कि जो इस पॉइंट में जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं उनकी जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने प्रपोज किया था, रिप्रेजेंट किया था इलेक्शन कमिश्नर को कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं इनके लिए भी एक प्रोविजन बनाई जाए ताकि ये भी अपना वोट कास्ट कर सकें। तो कमीशन ने इस प्रपोजल को कंसिडर किया और इंट्रोड्यूस किया दिस फीचर इन बाई इलेक्शन ऑफ आसिफ नगर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन आंध्र प्रदेश इन 2004। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ था। फिर 2008 में एनसीटी ऑफ दिल्ली इन ऑल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शंस हुआ था। फिर उसके बाद एक इलेक्शन कमीशन ने ये इंट्रोड्यूस किया सच फीचर इन 2009 इन जनरल इलेक्शन टू 15th लोकसभा इलेक्शंस में simultaneously in assembly elections in some states in the EVM।